मैं जब सेल को क्रश करूंगा तो सेल ऑर्गेनल भी क्रश होंगे। मैच्योर आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनल, उस कोलेस्टेरॉल का काम है कि जब फॉस्फोलिपिड एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होने की कोशिश करें तो फॉस्फोलिपिड की बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर में कुछ प्रोटीन धसे रहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के टोटल कितने कंपोनेंट हैं? कॉन्वेक्स यानी उभरे हुए सरफेस के दो नाम है, कौन कौन से? अब इस प्रोटीन लिपिड का मॉडिफिकेशन शुरू करेगी ये पहली सिस्टर ने। फर्स्ट, इस बार जो वेसाइकल आप चेक करेंगे उसमें जो प्रोटीन और लिपिड होगा, कचरा बाहर निकालना एक्सक्रीशन, जरूरत से ज्यादा पानी बाहर निकालना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल लेयर है। पहली बात तो सभी लिविंग सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन आपको मिलेगी। सेल वॉल यूनिवर्सल नहीं है, सेल वॉल सारी सेल्स में मिलेगी जरूरी नहीं है। सेल मेम्ब्रेन सारी लिविंग सेल्स के अंदर आपको मिलेगी जरूरी है, क्योंकि ये सेल की सेलेक्टिव बाउंड्री है जो डिसाइड करती है क्या अंदर आने देना है क्या नहीं आने देना है, ठीक है। तो सेल वॉल यूनिवर्सल है नहीं, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है, यस। सेल मेम्ब्रेन लिविंग बाउंड्री मानी जाती है। लिविंग क्यों मानी जाएगी? लिविंग इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती। जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलेंगी वो सब चीजें लिविंग है, जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी वो चीजें नॉन लिविंग। तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग है नॉन लिविंग है? लिविंग। साथ में सेलेक्टिवली परमिएबल, तो सेलेक्टिव परमिएबल बाउंड्री। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे ज्यादा स्टडी जो की गई है वो मेमल्स की आरबीसी में की गई। कारण, किसी सेल से सेल मेम्ब्रेन निकालने के लिए सेल को क्रश करना पड़ता है, पीसना पड़ता है, पीस के फिर उसकी मेम्ब्रेन्स निकालते हैं। मैं आरबीसी के अलावा कोई और सेल लूं तो उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। मैं जब सेल को क्रश करूंगा तो सेल ऑर्गेनल भी क्रश होंगे और उनकी मेम्ब्रेन्स भी सेल मेम्ब्रेन के साथ मिलकर आएगी। मेरे लिए फर्केट करना मुश्किल हो जाएगा कौन सी सेल मेम्ब्रेन है कौन सी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है। तो चुनिए मैच्योर आरबीसी को, कोई बेनिफिट मिलेगा क्या लगता है? मैच्योर आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनल तो जो मेम्ब्रेन आएगी वो सिर्फ कौन सी आएगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए मैच्योर आरबीसी में अधिकतर इसकी स्टडी की गई। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखिए जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसे समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, अलग अलग बहुत सारे। उसमें से हमारे काम का एक मॉडल है, उसका नाम भी याद रखना है। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, 1972 में आया। दिया किसने? सिंगर एंड निकोलसन। पॉइंट क्लियर है ये? तो ये नाम याद रखना साइंटिस्ट का नाम। अब देखिए, जैसा ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो बेस लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, बेस लेयर वो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, सही है? और फॉस्फोलिपिड की वो बाई लेयर सॉलिड नहीं है, फ्लूइड है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का हेड और टेल दो चीजें हैं। जो टेल होती है फॉस्फोलिपिड की, उस टेल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको मिल सकते हैं और वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्लूइड के फॉर्म में रहते हैं। तो हमने कहा फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बेसिक लेयर है, यस। क्या वो फ्लूइडिटी देती है? यस, फ्लूइडिटी देती है, क्योंकि उसकी टेल में क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो फ्लूइड लेयर है फॉस्फोलिपिड की, इसके बीच बीच में प्रोटीन्स धसा दिए गए हैं इरेगुलरली। इस पैटर्न को, जिसमें एक फ्लूइड के अंदर कोई सॉलिड चीज इरेगुलर आप धसा देते हैं, ये पैटर्न मोज़ेक पैटर्न कहलाता है। इसलिए मॉडल का नाम क्या हो गया है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड कौन है यहां पर? फॉस्फोलिपिड। मोज़ेक कौन है? प्रोटीन्स। प्रोटीन मोज़ेक है मतलब इरेगुलरली अरेंज्ड। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये बात नीचे है, इरेगुलर और लिपिड। अब लिपिड में लेकिन एक टर्म देखिए, टर्म दिया हुआ है क्वासी फ्लूइड नेचर। ये क्वासी फ्लूइड टर्म क्यों दिया गया है इसको देखते हैं आगे, ध्यान लगाइए। क्वासी फ्लूइड का मतलब है पूरा फ्लूइड नहीं है, थोड़ा बहुत बीच बीच में सॉलिड पार्ट भी है। वो सॉलिड पार्ट आता है कोलेस्टेरॉल की वजह से। नेचर ने क्या किया? फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर बनाया। अच्छा, फॉस्फोलिपिड का जो बाई लेयर बनाया, उस बाई लेयर में हेड बाहर टेल अंदर, पता है ना, ताकि हाइड्रोफोबिक टेल को बचा सके। किससे? वाटर से। सेल के बाहर भी वाटर है, सेल के उससे टेल को बचाना है, क्योंकि टेल हाइड्रोफिलिक नहीं है। क्या है? ये साइड में जानकारी है आपके। फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल, मतलब हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक। पॉइंट क्लियर है?
हाइड्रोफोबिक टेल को बचाना है वाटर से तो बाई लेयर बनानी पड़ेगी। ये कंसेप्ट क्लियर है? वापस मैं उस बात पर आता हूं, फ्लूइडिटी। मैंने कहा नेचर ने फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बनाई, कहा साहब ये फ्लूइड है, इसके अंदर प्रोटीन धसा दो, ओके ठीक है। लेकिन वो फ्लूइडिटी वेरिएबल होने लगी टेम्परेचर के साथ। सर्दियां आई तो नेचर थोड़ा सा सॉलिड होने लगा मेम्ब्रेन का, गर्मियां बढ़ी या टेम्परेचर बढ़ा बॉडी का तो फ्लूइड होने लगी मेम्ब्रेन। तो फ्लूइडिटी बहुत वेरिएबल होने लगी। अब बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गई तो मेम्ब्रेन बह जाएगी, बहुत ज्यादा सॉलिड हो गई तो बैरियर बन जाएगी, चीजों को आने जाने नहीं देगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए नेचर ने बीच बीच में कोलेस्टेरॉल को डाल दिया फॉस्फोलिपिड के साथ। कोलेस्टेरॉल एक बफर है, जब कभी मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाता है तब बॉडी उसके अंदर कोलेस्टेरॉल बढ़ा देती है, क्योंकि कोलेस्टेरॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इजीली मेल्ट नहीं होता। तो आप कोलेस्टेरॉल बढ़ा दोगे तो आपकी जो लिक्विडिटी है उसे बैलेंस कर लेगा। कौन बैलेंस कर लेगा? कोलेस्टेरॉल। पॉइंट क्लियर है? ये अपोजिट सिचुएशन, टेम्परेचर कम हुआ, मेम्ब्रेन ने सॉलिड होना शुरू किया। इसका मेन रीजन क्या है? मेम्ब्रेन के सॉलिड होने का मेन रीजन है फॉस्फोलिपिड्स जो बाई लेयर बनाते हैं उनका पास पास सट जाना, चिपकने लगते हैं एक दूसरे के साथ। अगर कॉम्पैक्टली चिपक गए, गैप ही नहीं रहेगा बीच में, कुछ नहीं निकाल सकते आप उसमें से। तो नेचर ने बीच बीच में कोलेस्टेरॉल डाल दिया। उस कोलेस्टेरॉल का काम है कि जब फॉस्फोलिपिड एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होने की कोशिश करें, नहीं होने देना, बीच में फंस जाना। समझ गए सभी? तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो उसे बैलेंस करेगा कोलेस्टेरॉल, फ्लूइडिटी घटेगी तो भी बैलेंस करेगा। इसलिए कोलेस्टेरॉल के फंक्शन में देखिए मेम्ब्रेन का क्या है, ये स्टेबलाइज। तो क्वासी फ्लूइड में फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी देता है और उसे थोड़ा सॉलिडिफाई रखता है, कौन? कोलेस्टेरॉल। दोनों मिलकर कौन सा नेचर देते हैं? क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मीनिंग क्लियर है सभी को? अब मैंने कहा जो क्वासी फ्लूइड लेयर है इसमें प्रोटीन भी धसा दिए नेचर ने, कहा चलो मोज़ेक प्रोटीन धसाते हैं। अब प्रोटीन दो टाइप के हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब मेम्ब्रेन से अलग करने की आसानी। आपसे कहा ये मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, चलो निकाल लो, आपने बड़ी आसानी से मुझे निकाल दिया, मैं कहूंगा एक्सट्रिंसिक है। धसा हुआ है प्रोटीन, आपने कहा निकल ही नहीं रहा सर, बहुत मुश्किल है, प्रोटीन क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक। जो प्रोटीन लिपिड की सरफेस पर होते हैं, सरफेस पर आराम से निकल आते हैं, उन सरफेस वाले प्रोटीन्स को नाम देंगे क्या? जो आधे या पूरे धस गए, आधा धसा नहीं तो पूरा ही धस गया, वो क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक। उसे निकालना आसान नहीं है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक्सट्रिंसिक और ऑन विच बेसिस? ईज ऑफ। अब जो इंट्रिंसिक है, जिन्हें इजीली आप नहीं निकाल सकते, वो दो टाइप के, एक कंप्लीटली बरीड और एक पार्शियली बरीड। पूरा धसा हुआ है और आधा धसा हुआ है। क्लियर है? जो सरफेस प्रोटीन्स है यानी एक्सट्रिंसिक, वो अधिकतर एंजाइम्स का काम करते हैं। मेम्ब्रेन में बहुत सारी एक्टिविटीज मुझे करनी है, वो काम मुझे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन करके देंगे। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज करते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो प्रोटीन पूरे धसे हुए हैं मेम्ब्रेन के आर पार, मैं इस डायग्राम को देखूं, बीच में बड़ा सा इंटीग्रल प्रोटीन लिखा हुआ है। ऐसे बड़े से प्रोटीन जो आर पार निकले हुए रहते हैं, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, चीजों को मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड ले जाने में काम आएंगे, जो कंप्लीटली एम्डेड है। कुछ पार्शियली एम्डेड होते हैं, जो अधूरे धसे रहते हैं, वो प्रोटीन सिग्नलिंग करते हैं। यानी किसी भी सेल मेम्ब्रेन को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसमें क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी सेल मेम्ब्रेन को रखनी होती है। सेलेक्टिव परमेएबल है, उसे पता लगाना होता है क्या अंदर आने दूं क्या नहीं आने दूं। तो दोनों तरफ मतलब डबल लेयर है फॉस्फोलिपिड की, सही है? तो फॉस्फोलिपिड की बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर में कुछ प्रोटीन धसे रहते हैं, ये सिग्नलिंग का काम करते हैं। अंदर का सिग्नल भी देंगे, बाहर का सिग्नल भी देंगे, इन्हें कहते हैं पार्शियली बरीड। पॉइंट क्लियर है? ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या काम करेगा? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज करेगा। जो टोटली बरीड होगा वो क्या मदद करेगा आपकी?
वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, और पार्शियली बरीड आपके लिए सिग्नलिंग का काम करेगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? इसके बाद देखिए यहां पर दो कंपोनेंट्स अभी तक आपने लिए, एक लिया फॉस्फोलिपिड और एक लिया आपने प्रोटीन। एक तीसरा कंपोनेंट और है सेल मेम्ब्रेन में, कौन है वो? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिपिड और प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। जो भी लिपिड प्रोटीन है उससे जुड़े हुए मिलेंगे आपको कार्बोहाइड्रेट नाम के कंपोनेंट। इस डायग्राम में जहां पर ऊपर शुगर लिखा है, ये शुगर कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है। मुझे रेड कलर से एक प्रोटीन दिख रहा है, उस प्रोटीन के साथ वो शुगर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बीच बीच में वो शुगर यहां पर ऑरेंज कलर से दिखा रखा है, बीच बीच में ग्रीन कलर के भी कुछ पार्ट उभरे हुए दिख रहे हैं आपको, वो भी शुगर से, और वो शुगर से जो प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। तो ऑरेंज कलर की चीजें, ग्रीन कलर की चीजें, सब शुगर है, कुछ प्रोटीन से जुड़े हैं, और वो ग्रीन वाले लिपिड से जुड़े हुए हैं। सॉरी, जब शुगर प्रोटीन से जुड़ता है तो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, और जब लिपिड से जुड़ता है तो, इसलिए जब हमने नेक्स्ट स्लाइड देखी तो उसमें हमें नीचे मिला कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर बाहर की तरफ, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में। काम क्या है? काम है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। दो सेल को आपस में पहचानना होता है एक दूसरे को कई कामों के लिए, जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम और स्पर्म को एक दूसरे को पहचानना है सेम स्पीशीज के, उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड काम करते हैं। तो इनकी जरूरत कहां होगी? सेल के अंदर वाली सरफेस पर या बाहर? बाहर। सेल के अंदर रखेंगे तो ये इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे किसी और सेल से। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसको जब भी रखना है, किसको? शुगर को कहां पर अटैच करेंगे? इनर सरफेस या आउटर, ताकि दूसरे सेल के साथ ये इंटरैक्ट कर सके। पॉइंट क्लियर है ये? तो सेल मेम्ब्रेन के टोटल कितने कंपोनेंट हैं? 3। पहला लिपिड्स, दूसरा, तीसरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कॉमन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कॉमन लेकिन आता बार बार। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या शामिल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। कई बार रिपीटेटेड क्वेश्चन मिलेगा, हमें लगता है बड़ा सिंपल सा, ये क्या पूछेंगे, लेकिन पूछते यही है बार बार। ठीक है, कि क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है। जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपस में मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। लेकिन ये जो 4 नाम मैंने लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन चारों के अलावा कुछ और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मेरे पास है। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, पेरोक्सिसोम है, लेकिन उनको इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम उन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स को माना जाता है जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जुड़े हुए होने चाहिए। कैसे, अभी आप समझेंगे। तो ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए वो आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम के फंक्शन इन चारों के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए उन तीनों को इन चारों के साथ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। पॉइंट क्लियर है? एक दूसरी बात जो दिमाग में आएगी, ओके सर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और पेरोक्सिसोम, इनके फंक्शन इन चारों के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो आपने इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा, इन तीनों को, ठीक है, मान लिया। लेकिन उन तीनों का फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है। एक फंक्शन आप पढ़ते हैं फोटो रेस्पायरेशन, नाम सुना है? वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और पेरोक्सिसोम मिलके करते हैं। तो सर ऐसा मान लें कि किसी सेल में 2 एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होने चाहिए, एक तो ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल वाला, क्योंकि ये चारों कोऑर्डिनेटेड है, और एक दूसरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और पेरोक्सिसोम है, क्योंकि उनका एक फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। कौन सा फंक्शन? फोटो रेस्पायरेशन। नहीं, ऐसा नहीं। फोटो रेस्पायरेशन यूनिवर्सल फंक्शन नहीं है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता फोटो रेस्पायरेशन, सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। और प्लांट्स में भी आपने पढ़ा होगा, C3 प्लांट्स में पढ़ा है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और पेरोक्सिसोम जिस फंक्शन के लिए कोऑर्डिनेटेड है वो यूनिवर्सल फंक्शन है ही नहीं, सब जगह मिलता नहीं है, इसलिए उस एक फंक्शन के बेस पर उन तीनों को
अलग से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहना पॉसिबल नहीं है। तो किसी सेल में कितना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है? एक। कौन कौन है उसमें? ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, बाकी तीनों भी मेम्ब्रेन बाउंड है बट इसमें शामिल। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड कैसे है कि करके बात करें, पहले वो कोऑर्डिनेशन सुन लीजिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, सुनना। सबसे पहले ईआर पे जो राइबोसोम्स लगे होते हैं उसकी हेल्प से प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। आरईआर प्रोटीन बनाने का काम करती है, आप जानते हैं। एसईआर लिपिड बनाती है। आरईआर ने जो प्रोटीन बनाया उसे आरईआर छोटे छोटे बैग्स में पैक करती है जिन्हें वेसाइकल कहते हैं। ऐसे ही एसईआर लिपिड बनाती है, छोटे छोटे बैग्स में पैक करती है। तो छोटे छोटे बैग्स आ जाते हैं, कुछ प्रोटीन से बने हुए, कुछ लिपिड से बने हुए, भरे हुए। अब कुछ प्रोटीन और लिपिड जिस फॉर्म में ईआर में बना है उसी फॉर्म में उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि भैया ऐसा बना है, हाँ ऐसा ही चाहिए, कुछ चेंज नहीं चाहिए। तो थोड़े प्रोटीन और लिपिड को जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म में या तो किसी इंट्रासेल्युलर टारगेट पर यानी सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर भेज दिया जाता है। सेल के बाहर किसी यूजफुल चीज को भेजो तो उसको सिक्रीशन कहते हैं। तो ईआर सिक्रीशन का काम करती है। ईआर कहती है मैं प्रोटीन लिपिड बना के देती हूं, पैक करके दूंगी, इसे बाहर भेज देना जहां जरूरत हो, सिक्रीशन। बट सिक्रीशन अधिकतर प्रोटीन का होता है, लिपिड का बहुत कम होता है। इसीलिए जो सीक्रेटरी सेल्स होंगी जिनमें अधिकतर सिक्रीशन हो रहा होगा वहां पर आपको आरईआर ज्यादा डेवलप मिलेगी दोनों, आरईआर एसईआर, लेकिन ज्यादा डेवलप आरईआर। मेंशन्ड एनसीईआरटी की लाइन है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर एटीएस राइबोसोम है वो फ्रीक्वेंट मिलेगी आपको उन सेल्स में जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। और कौन सी सेल हो? सिक्रेटरी सेल। पॉइंट क्लियर है ये? क्योंकि अधिकतर सिक्रीशन किसका होगा? प्रोटीन। थोड़ा बहुत लिपिड का भी होता है, मेनली प्रोटीन का। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब देखिए, जो एसईआर है वो एसईआर लिपिड का फॉर्मेशन करती है, साथ ही साथ कई बार लिपिड से कुछ हार्मोन बनाने होते हैं जिन्हें आप कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, सीधे लाइन नीचे दी है। तो क्वेश्चन पूछे स्टेरॉइडल हार्मोन कौन बनाता है? आरईआर, एसईआर? सीक्रेटरी सेल में ज्यादा अबंडेंट कौन है? प्रोटीन सिंथेसिस, आरईआर। मैंने कहा कुछ प्रोटीन और लिपिड जिस फॉर्म में बने थे उसी फॉर्म में चाहिए थे, भेज दिया, अंदर बाहर जहां जरूरी था भेज दिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड जो ईआर ने बनाए वो जिस फॉर्म में बनते हैं उस फॉर्म में नहीं चाहिए, उन्हें मॉडिफाई करके उनका मॉडिफाइड फॉर्म की सेल को जरूरत पड़ती है। तो ईआर ने कहा यार मैंने प्रोटीन लिपिड बनाया लेकिन जिस फॉर्म में बनाया वो सेल के काम का नहीं है, मॉडिफिकेशन चाहिए। तो ईआर ने अपना एक हेल्पर बनाया, उसे ईआर ने बनाया है। उस हेल्पर का नाम है गोल्जी बॉडी। हेल्पर जो मिलेगा आपको वो कौन मिलेगा? आपके गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को ईआर ने ही बनाया है। ईआर की सिस्टरनी अलग होकर एक के ऊपर एक स्टैक बनाती है। उन सिस्टरनी के ढेर को, सिस्टरनी तो समझते हैं सभी, सिस्टरनी के ढेर को कहते हैं क्या? गोल्जी बॉडी। तो ईआर ने अपना एक हेल्पर बनाया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की सिस्टरनी ऐसे मुड़ी हुई रहती है, एक कॉन्वेक्स सरफेस होती है और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स सरफेस ईआर की तरफ रहेगी और कॉनकेव उसके अपोजिट रहेगी। क्लियर है? कॉन्वेक्स सरफेस के दो नाम और हैं, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। कॉन्वेक्स के, कॉन्वेक्स यानी उभरे हुए सरफेस के दो नाम है, कौन कौन से? सिस और फॉर्मिंग फेस। कॉनकेव के ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। पॉइंट क्लियर है? गोल्जी बॉडी के कितने फेस हैं? कॉन्वेक्स एंड, कॉन्वेक्स का नाम सिस और फॉर्मिंग फेस। कॉनकेव का ट्रांस और मैच्योरिंग। ईआर की तरफ किसको रखना है? सिस। सिस मतलब कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फॉर्मिंग या मैच्योरिंग? पॉइंट क्लियर है? ये यहां ईआर है, ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है? ईआर जो भी प्रोटीन और लिपिड बनाकर पैक कर रही है वो वेसाइकल गोल्जी बॉडी की सिस फेस पर भेजे जाते हैं। सिस फेस में जाकर वो वेसाइकल गोल्जी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, अपना प्रोटीन लिपिड अंदर दे देते हैं। अब वो प्रोटीन लिपिड गोल्जी बॉडी की सिस फेस से ट्रांस फेस की तरफ मूव करता है, क्योंकि एक के बाद एक सिस्टर नहीं लगी रहती।
यहां फर्स्ट सिस्टरनी लगी है, इसके आगे नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन से लगी है। फर्स्ट सिस्टरनी के सिस फेस पर आकर गोल्जी बॉडी ने अपनी वेसाइकल दे दी, सॉरी ईआर ने अपनी वेसाइकल दे दी। अंदर आ गई वेसाइकल, यहां पर प्रोटीन लिपिड है। अब इस प्रोटीन लिपिड का मॉडिफिकेशन शुरू करेगी पहली सिस्टरनी, फर्स्ट। थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, फिर पैक करके अगली सिस्टरनी को भेजा कि थोड़ा काम मैंने कर दिया, अगला तुम करना। फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास, थोड़ा 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 मॉडिफिकेशन होगा। जब फर्स्ट से लास्ट सिस्टरनी तक पहुंचेंगे, ईआर में चल रहे हैं गोल्जी बॉडी में, तो लास्ट वाली सिस्टरनी पर पहुंचकर मॉडिफिकेशन पूरा हो चुका होगा। वो लास्ट सिस्टरनी मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड को पैक करके वापस रिलीज कर देगी। इस बार जो वेसाइकल आप चेक करेंगे, उसमें जो प्रोटीन और लिपिड होगा उसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी गोल्जी बॉडी का काम है जो प्रोटीन और लिपिड आपको ईआर दे, आपको उस प्रोटीन और लिपिड में कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर को जोड़ना है। और जब भी किसी चीज में कार्बोहाइड्रेट या शुगर जुड़ता है तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन कहते हैं। यह टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, बट एग्जाम के क्वेश्चन में मिलेगा। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड, ऐसे टर्म एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो पूछेंगे आपसे, ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन करना ईआर का काम है गोल्जी बॉडी का? पक्का है? और जब भी ये जोड़ दोगे शुगर, बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। और इसी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड को अभी आपने मेम्ब्रेन में देखा था, याद है? इनर सरफेस, आउटर सरफेस। और क्या वो जरूरी था? किसके लिए? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। पॉइंट क्लियर है? तो ध्यान रहे, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाने का मेन साइट कौन है? गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी मुझे जो मॉडिफाई करके प्रोटीन और लिपिड देगा ना, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, उसको भी मैं वेसाइकल में पैक करूंगा। कौन से फेस से निकालूंगा, सिस या ट्रांस? तो रिसीविंग फेस कौन सी है? रिलीजिंग फेस। इसीलिए सिस फेस को कहा फॉर्मिंग, वहां से फॉर्मेशन शुरू होता है, सही है? और काम मैच्योर होके खत्म होता है ट्रांस फेस। ट्रांस फेस से वेसाइकल निकली, प्रोटीन और लिपिड लेके, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड लेके, ग्लाइकोप्रोटीन, और उसे या तो भेजिए इंट्रासेल्यूलर टारगेट पर यानी सेल के अंदर, या फिर भेजिए सेल के बाहर। भेजा तो इसको क्या कहूं? सिक्रीशन। यहां से एग्जाम का एक क्वेश्चन। सिक्रीशन करना ईआर का काम भी है, सिक्रीशन करना गोल्जी बॉडी का काम भी है, बट सिक्रीशन करना मेनली गोल्जी बॉडी का काम है, क्योंकि अधिकतर सिक्रीशन में मुझे जो प्रोटीन और लिपिड चाहिए वो मॉडिफाइड वाले चाहिए। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, जो सेल्स सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं उन सेल्स में अबंडेंटली कौन सा सेल ऑर्गेनल मिलता है? गोल्जी बॉडी भी ऑप्शन में था, ईआर भी ऑप्शन में था, आंसर विल बी गोल्जी बॉडी। तो ध्यान रखना, सिक्रीशन के लिए सबसे पहला आंसर गोल्जी बॉडी रखना। नहीं हो तो फिर चले जाना किस पर? ईआर पर। अच्छा, ईआर में फंस गए तो एसईआर, आरईआर, एसईआर, आरईआर। सिक्रेटरी सेल में मोस्टली कौन सी मिलेगी? आरईआर। सबसे पहला आंसर गोल्जी बॉडी, नहीं तो आरईआर। लास्ट में जाकर एसईआर हो सकती है। क्लियर है? बाकी उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। क्या ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर है आपको? एक लाइन जो गोल्जी बॉडी में है कि गोल्जी बॉडी की सिस और ट्रांस फेज एंटायरली डिफरेंट होती है, अलग अलग दिखती हैं बिल्कुल, एक उभरी हुई है, एक धसी हुई है, लेकिन इंटरकनेक्टेड होती है। सही कह रहे हैं क्या? वो सिस फेज और ट्रांस फेज जो गोल्जी बॉडी की है वो एंटायरली डिफरेंट है, बट इंटर वेसाइकल्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। पहली सिस्टरनी से वेसाइकल निकलकर दूसरी, अभी भी बताया मैंने, समझे क्या? पहली सिस्टरनी से वेसाइकल निकलकर दूसरी, दूसरी से निकलकर तीसरी, इंटरकनेक्ट। पॉइंट क्लियर है? जो अब एक और यहां से बात समझना, ईआर से रिलेटेड बात। ये क्वेश्चन 2 बार मिलेगा, दोनों बार आपको अलग अलग मोड से इसको रिलेट करना पड़ेगा, ध्यान देना। प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनने की शुरुआत आरईआर में ही हो जाती है। प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनने की शुरुआत आरईआर के अंदर ही हो जाती है, और इस काम को कंप्लीट गोल्जी बॉडी करती है। यानी
RER का काम भी है ग्लाइकोप्रोटीन बनाना। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा गया इसमें से कौन सा फंक्शन RER का नहीं है, पूछा नहीं है। आंसर आराम से दे दिया बच्चों ने, क्योंकि जो ऑप्शन था वो था फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, लिपिड का सिंथेसिस RER करेगी SER, तो आंसर सबने आराम से दे दिया। क्वेश्चन था RER क्या फंक्शन नहीं करती है, एक ऑप्शन था फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस, सबने टिक किया हाँ भाई फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस RER नहीं करती, कौन करेगी SER। लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन थे, उन ऑप्शन में एक ऑप्शन था ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, यानी उन्होंने माना कि ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन कौन करती है, RER करती है, और रियल में ऐसा होता भी है। तो प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनने की शुरुआत RER में हो जाती है, लेकिन ये काम कंप्लीट कहां जाकर होता है, गोल्जी बॉडी। अब ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन आता है ग्लाइकोप्रोटीन बनना, ग्लाइकोलिपिड बनना किसका फंक्शन है, और एक आंसर देना है, तो सबसे पहले गोल्जी बॉडी। मान लीजिए कभी गोल्जी बॉडी नहीं हो, तो फिर ग्लाइकोप्रोटीन के लिए, लिपिड नहीं कह रहा हूं, ग्लाइकोप्रोटीन के लिए आंसर दे सकते हैं क्या, RER। पॉइंट क्लियर है। RER का एक और क्वेश्चन मिलेगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें डायग्राम दे दिया RER का और पूछा मैच करो भैया क्या सही है। 2 ऑप्शन में तो गोल्जी बॉडी लिखा हुआ था, तो वो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, बाकी 2 ऑप्शन ने थोड़ा परेशान कर दी। एक ऑप्शन में लिखा था ये दिया गया डायग्राम RER का है, इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस है, और दूसरा ऑप्शन था ये दिया गया डायग्राम RER का है और इसका काम ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस है। अब दोनों ही काम है उसके, तो किसके, RER के, प्रोटीन भी बनाता है, और इसमें से क्या आंसर दूं, प्रोटीन, क्योंकि मेन काम क्या बनाना है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने की सिर्फ शुरुआत करता है RER, सही है, उसे पूरा कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अरे कुछ समझ में आ रही है बातें, तो मैंने कहा RER के 2 काम देता हूं, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सही है। लेकिन मेरे पास ऑल वाला क्वेश्चन आ गया, और उसमें कहा RER ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाता है क्या, तो बनाता है क्या, यस पक्का। ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी या RER, गोल्जी बॉडी। क्वेश्चंस क्या पकड़ पा रहे हैं आप लोग, छोटी छोटी बातें हैं बट पकड़ के चलना है, बस यही एक चीज है जो थोड़ा सा आपको अटका सकती है, लेकिन फर्केट करके रखिएगा बिल्कुल। ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए हमेशा आंसर क्या देना है, गोल्जी बॉडी, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, SER के गोल्जी बॉडी, फॉस्फोलिपिड SER, स्टीरॉयडल हार्मोन ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको टर्म लगते ही साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, शुगर, यानी करना पड़ेगा ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन। सिर्फ लिपिड पढ़ते ही SER टर्म मत दे देना, गड़बड़ हो जाएगी। लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है, SER। फॉस्फोलिपिड पक्का, ग्लाइकोलिपिड, गोल्जी बॉडी। ग्लाइको लगते ही क्या लगा, शुगर, शुगर जोड़ने का काम गोल्जी बॉडी का है मेनली। क्या बात चली, क्या पूरी बात समझ गए हैं, पक्का। गोल्जी बॉडी की रिसीविंग फेस कौन सी है, और रिलीजिंग ट्रांसफेस, पॉइंट क्लियर है। मेन बातें आ गई हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट पे आता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कितने कंपोनेंट हैं, 4, पहला ER, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा कौन है, लाइसोसोम को बनाने का काम गोल्जी बॉडी का है। कई बार क्या होता है, गोल्जी बॉडी को जो प्रोटीन मिली होती है किससे, ER से, उस प्रोटीन को मॉडिफाई करके गोल्जी बॉडी एंजाइम्स में बदलती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में जो हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, उन एंजाइम्स में प्रोटीन को बदलती है गोल्जी बॉडी। और फिर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, जिन्हें हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, उन्हें पैक करके एक पूरा बैग निकाल देती है। उन हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का बैग जो गोल्जी बॉडी ने रिलीज किया है, उस बैग का नाम है क्या, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बनाना किस सेल ऑर्गेनेल का काम है, गोल्जी बॉडी। सिस फेस से रिलीज होगा, ट्रांस फेस से, पक्का। लाइसोसोम का एक ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, दूसरा कोई क्वेश्चन कभी पूछते नहीं। लाइसोसोम के एंजाइम कौन से पीएच पर एक्टिव होंगे, 5 भी नहीं पूछते, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक पीएच, सही है। तो ये याद करना आप तो सीधे कि साहब लाइसोसोम के जो आपके
एंजाइम्स होते हैं वो कौन से पीएच पर काम करते हैं? एसिडिक। पॉइंट क्लियर है? लाइसोसोम के लिए बेसिक बात, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन? ध्यान रखना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के सारे मेंबर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सब लोग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन, राइबोसोम मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम। पॉइंट क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान लगाइए। अब देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट पर आते हैं। अगला कंपोनेंट जो मेरे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में है वो है वैक्यूल। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इसे कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। इसकी मेम्ब्रेन का कुछ नाम है क्या? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। पॉइंट क्लियर? वैक्यूल जो है वो सेल का, कोई भी सेल जो होती है उस सेल का एक तरह का स्टोरेज हाउस है। देखिए क्या होता है, हम एनिमल्स के पास तो डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इस वक्त हम सबके अंदर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम काम कर रहा है। उस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उससे कुछ ना कुछ कचरा सेल में बन रहा होगा, लाइसोसोम से भी, ईआर से भी, गोल्जी बॉडी से। हमारे अंदर तो डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसलिए इस वक्त हमारे सेल्स में जो कचरा बन रहा है उसे हम ब्लड में डाल रहे हैं और ब्लड उसे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी तक बाहर निकाल रहा है। यानी हमारी सेल्स में कचरा बनेगा, हमें इकट्ठा करने की, रखने की जरूरत नहीं है, बाहर डालो, बॉडी से बाहर निकालो। प्लांट्स के पास ये फैसिलिटी नहीं है, प्लांट्स के पास हमारी तरह डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, इसलिए प्लांट सेल्स की मजबूरी है उनके सेल में जितना भी कचरा बनता है अंदर ही इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए कचरे को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा सा बैग चाहिए, उस कचरे को इकट्ठा करने वाले बैग का नाम है क्या? वैक्यूल। तो वैक्यूल में अधिकतर आपको जो नॉन यूजफुल मटेरियल है, सेल के एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो आपको मिलेंगे। अब सेल लगातार काम करती जा रही है, कचरा तो बढ़ता जा रहा है, तो इस बैग का साइज भी बढ़ता जाता है। कभी कभार बढ़ते बढ़ते ही अप टू 90% तक वॉल्यूम घेर लेता है। अब इतनी बड़ी सेल के हिस्से में कचरे का बैग पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म जरा सा रह गया, उसमें एक्टिविटीज करना मुश्किल है। तो सेल सोचती है कि यार ये कचरे का बैग तो हम हटा नहीं सकते, इसको तो रखना मजबूरी है। तो ऐसा करते हैं, इस बैग में कचरे के साथ साथ कुछ यूजफुल चीजें भी डाल देते हैं, यानी इस बैग को स्टोर हाउस की तरह यूज करते हैं। तो सेल क्या करती है, अपने कुछ मिनरल्स को, अपने कुछ पिगमेंट्स को, एक नाम सुना होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन पिगमेंट किसके अंदर मिलता है? वैक्यूल के अंदर। नॉर्मली पिगमेंट्स प्लास्टिड में मिलते हैं। नॉर्मली आपसे कोई कोई पिगमेंट ढूंढ के बताओ सेल में कहां मिलेंगे, लेकिन एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट कहां मिलेगा? वैक्यूल। तो नेचर ने कहा, सेल ने, यार कचरे का बैग बड़ा होता जा रहा है, जगह कुछ बची नहीं है, कुछ यूजफुल चीज भी इसमें रख देते हैं। थोड़े मिनरल्स भी मिल जाएंगे आपको, थोड़े एंजाइम भी हो सकते हैं, पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा सेल अपना एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो भी इस बैग के अंदर शिफ्ट कर देती है। जब जरूरत होंगे ले लेंगे, अभी जगह नहीं है, पानी इसके अंदर रखो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब वाटर का नेचर है, वो हमेशा लो कंसंट्रेटेड जगहों से हाई कंसंट्रेटेड पर जाता है। हाइपो हाई पर जानते हैं? कम कंसंट्रेशन वाली जगह, और ज्यादा गाढ़ा हो तो हाई पर। पानी ने कहा भाई मेरी तो नेचुरल टेंडेंसी है, जाऊंगा हाइपो टू। तो प्लांट सेल ने कहा यार ये बैग वैक्यूल बहुत बड़ा हो गया है, हमें अपना एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर भेजना है। पानी ने कहा भाई ठीक है, मैं वैक्यूल में चला जाऊंगा, आप कह रहे हो तो साइटोप्लाज्म छोड़ के वैक्यूल में चला जाऊंगा, वापस बुला लेना जब जरूरत हो। लेकिन जाऊंगा तब जब वैक्यूल का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से ज्यादा हो। इसीलिए जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, वो लगातार एटीपी एनर्जी खर्च करती रहती, और एनर्जी खर्च करके सॉल्यूट्स को, आयंस को, मिनरल्स को साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर डालती रहती, ताकि वैक्यूल में हमेशा सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से क्या रहे? ज्यादा। तो सेल में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है जो काम नहीं आ रहा, वो अपने आप कहां चला जाएगा? वैक्यूल। फिर जरूरत पड़ेगी तो वापस से उसे लाया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है? तो वैक्यूल में लाइन दी गई है, देखिए
नीचे दिखाया गया है मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल सैप। सेल सैप कहते हैं वैक्यूल के अंदर भरे हुए मटेरियल को। तो वो कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल करना है आपको, कहां से कहां करना है? साइटोप्लाज्म से सेल सैप में। अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट या अगेंस्ट द ग्रेडियंट? अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट हो तो अपने आप ही हो जाता है। एनर्जी तभी खर्च करनी पड़ती है जब, क्योंकि सेल सैप में कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, साइटोप्लाज्म में कम है, लेकिन सेल सैप में और बढ़ाना है कंसंट्रेशन ताकि पानी को भेजा जा सके। क्या ये कंसेप्ट पकड़ में आ गया है? तो ये वैक्यूल के बारे में जानकारी। अब नीचे देखिए बॉक्स में क्या लिखा है। नॉर्मली सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होती है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, इसे सैप वैक्यूल कहते हैं। नॉर्मली वैक्यूल का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है सैप वैक्यूल, जिसके अंदर सेल सैप भरा होता है और ये प्लांट्स में होती है। लेकिन इसके अलावा एक दो टर्मिनोलॉजी और है, जिसमें से एक से आप फेमिलियर है, वो बात करता हूं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम सुना है? अमीबा के अंदर आपको मिलेगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में दो काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अमीबा रहता है आपके वाटर के अंदर। जब अमीबा वाटर में रहता है तो अमीबा के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर साफ पानी है, तो बाहर से वाटर अंदर आता रहता है। क्यों? क्योंकि अमीबा के अंदर का कंसंट्रेशन बाहर से ज्यादा, तो पानी अंदर भरता रहता है। अब ऐसे अगर वाटर भरता रहा अमीबा में तो फिर तो अमीबा फूट कर क्या हो जाएगा? फूल कर बस्ट। बट होता नहीं, उसके अंदर छोटे छोटे बैग्स रखे हुए हैं, उसने सिकोड़ कर रखता है, पहले सिकोड़े हुए बैग्स रखे। अब क्या होता है, अमीबा के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, उसमें कोई भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बना, उस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को अमीबा उस सिकुड़े हुए बैग के अंदर भेज देता है। उसके अंदर भेजा, धीरे धीरे उस बैग का नाम ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उस बैग का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के मुकाबले बढ़ा दिया जाता है, कचरा इकट्ठा कर करके। अब क्या होगा, बाहर से जो भी वाटर आएगा किसके अंदर आएगा? साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म से ज्यादा कंसंट्रेशन है उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, एक्सक्रीटरी की वजह से। सही है? तो जो भी वाटर साइटोप्लाज्म में आएगा, जितना साइटोप्लाज्म में काम आया ठीक है, बाकी अपने आप मूव करेगा किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कचरा आपने भर दिया, पानी अपने आप भरा। सही है? धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फैलती है, जब बहुत बड़ी हो जाती है तो अमीबा के किनारे पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट होती है और सारा कचरा और पानी बाहर फेंक दिया जाता है। कचरा बाहर निकालना एक्सक्रीशन, जरूरत से ज्यादा पानी बाहर निकालना ऑस्मो रेगुलेशन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन याद करना है सिर्फ, सीधे दो फंक्शन में काम आती है। किन दो फंक्शन में? एक तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक एक्सक्रीशन। क्लियर है यहां तक? अभी तक जो आपने बात की यहां पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे इसमें चार, कौन कौन से? ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। अब दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की एक साथ बात करते हैं। एक तो नाम आप देख ही रहे हैं, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके बाद कौन से? प्लास्टिड। पहले कुछ कॉमन बातें मैं बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन जो मिलेंगे ना आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड से, वो कंपैरिजन वाले मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे, कंपैरिजन वाले मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड भरा है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हैं, दोनों के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम है? 80S। बट इनके अंदर कौन से मिलते हैं? 70S। क्लियर है यहां तक? इसके बाद इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने की मशीनरी मिलती है। प्रोटीन सिंथेसिस करने की मशीनरी में तीन चीजें शामिल है, डीएनए होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके पास है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, तो हम कहेंगे आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी। तो डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, ये तीनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होती है, प्लास्टिड के पास भी होती है, यानी दोनों के पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को टोटल जितने टाइप के प्रोटीन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को भी कुछ टाइप के प्रोटीन चाहिए, प्लास्टिड को भी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को टोटल जितने टाइप के प्रोटीन चाहिए, उनमें से कुछ प्रोटीन्स को ये खुद बना लेते हैं,
बाकी प्रोटीन्स इनको साइटोप्लाज्म से बनाने पड़ते हैं, यानी मंगवाने पड़ते हैं, क्योंकि उन प्रोटीन्स को बनाने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनके डीएनए के पास नहीं होती। तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, उसने कहा मेरे पास डीएनए है, मैं प्रोटीन बना सकता हूं, लेकिन जितने प्रोटीन मुझे चाहिए सारे नहीं बना सकता, थोड़े तो साइटोप्लाज्म से मुझे मंगवाने ही पड़ेंगे। कोई भी ऐसा ऑर्गेनल जो अपनी जरूरत के कुछ प्रोटीन खुद बना ले और बाकी के लिए साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करे, उसे कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो सेमी ऑटोनोमस दो सेल ऑर्गेनल है, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इसके अलावा बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल है उन्हें अपने सारे के सारे प्रोटीन साइटोप्लाज्म से ही मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी सेल ऑर्गेनल्स के पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के लिए कहा जाता है कि ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एज ए एंडोसिम्बायोट रह रही है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। तो कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड एंडोसिम्बायोट है, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं दोनों, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर रह रही है। ये बात क्यों कही गई है? ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल है, लेकिन इनके कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक सेल से मैच करते हैं। जैसे इनके अंदर राइबोसोम एटीएस नहीं है, कौन से हैं? इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए मिलता है, लीनियर यानी बिल्कुल सीधा, लेकिन इनके अंदर लीनियर डीएनए नहीं है, सर्कुलर। वो किसका कैरेक्टर है? प्रोकैरियोट्स। तो ये टर्मिनोलॉजी बस ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस भी है और एंडोसिम्बायोट भी है। मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल है जो रह रही हैं किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल। क्या इनको प्रोकैरियोटिक साबित करने का कोई तरीका है? यस। इनके अंदर राइबोसोम 70S है और डीएनए लीनियर नहीं है, सर्कुलर। पॉइंट क्लियर है? प्लास्टिड के लिए कहा जाता है कि प्लास्टिड के अंदर जो प्लास्टिड है आपके, जैसा भी ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, प्लास्टिड जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम्स तो होते ही हैं, क्योंकि उन्हें प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है। साथ ही साथ इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के एंजाइम भी होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक प्रोसेस चलता है, आप नाम से फेमिलियर है, केल्विन साइकिल, याद है? उसके थ्रू बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन का ध्यान रखना, आपसे पूछेंगे जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, जो कि प्लास्टिड का एक टाइप है, उसके अंदर किन किन चीजों को सिंथेसिस करने के एंजाइम्स है? तो कहिएगा प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीजों को सिंथेसिस करने के एंजाइम है। कौन सी दो चीजें? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। पॉइंट क्लियर है यहां तक? दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया भी और प्लास्टिड भी, और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी। बट डिफरेंस क्या है? जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, उसमें फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन मिलते हैं, सही है? क्या नाम है उनका? क्रिस्ट है। उनका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना। सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब है कि अगर आप मेम्ब्रेन को फोल्ड करके रखोगे तो कम जगह में ज्यादा लंबी मेम्ब्रेन आप रख सकते हो, सही है? अगर कम जगह में ज्यादा मेम्ब्रेन रखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एक सिस्टम होता है ईटीएस, नाम सुना है? तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड करके रखोगे तो कम जगह में ज्यादा लंबी मेम्ब्रेन रख पाओगे। मेम्ब्रेन की लंबाई ज्यादा होगी तो उसमें ईटीएस के मेंबर भी ज्यादा होंगे, और ईटीएस के मेंबर ज्यादा होंगे तो एटीपी भी ज्यादा बनेगा। तो एटीपी ज्यादा बना सके इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड करके रखा है नेचर ने, और उन फोल्डिंग्स को क्रिस्टा कहा है, और लिखा है कि ये फोल्डिंग सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ईटीएस वाला क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार मिलेगा। ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन में है, आउटर या इनर? इनर मेम्ब्रेन में। पॉइंट क्लियर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन जो यहां सीधी लिखी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों की आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिएबिलिटी इनर मेम्ब्रेन से ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में दो दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इनर मेम्ब्रेन से ज्यादा, क्योंकि इन दोनों की आउटर मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिन्हें कहते हैं पोरीन्स। ये पोरीन्स माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन में, प्लास्टिड की बाहर वाली मेम्ब्रेन में मिलते हैं, अंदर वाली में नहीं मिलते।
इस पोरिन्स की वजह से बाहर वाली मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी अंदर वाले से ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और प्लास्टिड्स। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये एक जानकारी है जो यहाँ सीधे नहीं है, बट ये काम की जानकारी। इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है, इनको जब अपना नंबर बढ़ाना होता है तो ये सेल की तरह डिवाइड हो सकते हैं। जैसे सेल डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाती है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। इनके डिवीजन का एक मेथड है। कौन सा मेथड है? फिजन। बाइनरी फिजन जानते हैं? वैसे तो फिजन मेथड से डिवाइड होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के जो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के जो राइबोसोम है, वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से छोटे हैं, बड़े हैं? छोटे, क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मिलेंगे वो ATS साइज में बड़े होते हैं थोड़े, और इनके अंदर तो एनसीईआरटी की लाइन ही अभी है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो स्मॉलर होते हैं। किससे? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से। रीजन समझ में आ रहा है?